वेलकम टू ओनली आईएएस। ये जो हमारा सेशन है वो हिस्ट्री की बिगिनिंग के लिए है, तो काइंड ऑफ ओरिएंटेशन सेशन आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे हम एक ओवरऑल ओवरव्यू लेने वाले हैं कि आखिर हिस्ट्री आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फंडामेंटली किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन से चैलेंजेस आप इन जनरल फेस करते हैं, पैरेलली किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं और आपको उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको हिस्ट्री का एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूं। हिस्ट्री में होता क्या है, हम हिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। तो जो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हिस्ट्री को क्यों पढ़ा जाता है। हिस्ट्री सिस्टमैटिक स्टडी है पास्ट की, बेसिक सी डेफिनेशन है। आपको थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशंस मिल जाएंगी। हिस्ट्री को अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। सामान्य अंडरस्टैंडिंग के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हिस्ट्री सिस्टमैटिक स्टडी है पास्ट की। अगर हिस्ट्री सिस्टमैटिक स्टडी है पास्ट की, तो हमें यह सिस्टमैटिक स्टडी करनी क्यों होती है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट। अगर हम इसके रैशनल की बात कर रहे हैं, सो लेट मी एक्सप्लेन। क्या होता है कि आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में भी। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस हैंडल करते हैं तो गवर्नेंस में, अगर आप पॉलिटिकल स्फीयर में जाते हैं तो फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। जो बेसिक से समझने वाली बात यह है कि वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग टुडे, जो भी प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हैं वो कभी न कभी पास्ट में किसी न किसी फॉर्म में आई है। और जब वो प्रॉब्लम्स पास्ट में आई तो उस समय जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस या पॉलिटिकल सिस्टम हैंडल कर रहे थे, उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड किया। दे रिस्पॉन्डेड टुवर्ड्स दोज प्रॉब्लम्स। अब जब उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड किया तो उसके दो तरीके के आउटकम निकले होंगे। या तो उस रिस्पॉन्स का पॉजिटिव आउटकम निकला होगा या उस रिस्पॉन्स का निगेटिव आउटकम निकला होगा। यह हिस्ट्री की बात है और वो रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड है। मतलब जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम हिस्ट्री में भी एक बार कभी ना कभी तो आई होगी। अगर आप एक्सप्लोर करोगे you'll get to know, और उसको रिस्पॉन्ड किया गया होगा और उसका रिस्पॉन्स या तो पॉजिटिव रहा होगा या निगेटिव रहा होगा। अगर उसको जो रिस्पॉन्स दिया गया, अगर आप उसे एक सॉल्यूशन बोल रहे हो कि जो प्रॉब्लम पास्ट में हिस्ट्री में आई उसका एक सॉल्यूशन ट्रेस किया गया, तो उसके लिए जो भी टेक्निक टॉप की गई, जो भी सॉल्यूशन ड्रॉ किया गया, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया। आपको सॉल्यूशन मिल गया आज की प्रॉब्लम का। मतलब जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हो वो पास्ट में किसी ने फेस की थी और उसका एक सॉल्यूशन निकाला था, और आपको पता है कि पास्ट में ये प्रॉब्लम ऐसे आई थी और इसका ये सॉल्यूशन ड्रॉ किया गया था, और सेम प्रॉब्लम आज आपके पास है। इतिहास के पन्नों को पलटो और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लो। अगर थोड़े बहुत सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं तो उन चेंजेस को कंसिडरेशन में ले लो। इतना तो रीजन हमारे पास है ही कि हम लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि पास्ट में जब वो प्रॉब्लम आई तो उसका जो सॉल्यूशन ड्रॉ किया गया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और हमें नेगेटिव रिजल्ट मिला। चलो मान लिया, तो डॉक्यूमेंटेड है कि रिजल्ट नेगेटिव मिला, तो यह भी डॉक्यूमेंटेड होगा कि रिजल्ट नेगेटिव क्यों मिला। ऐसी क्या गलतियां थी जो उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने की, पॉलिटिकल सिस्टम को हैंडल करने वाले लोगों ने की, गवर्नेंस में रहने वाले लोगों ने की, मिलिट्री लीडर्स ने की। ऐसी कौन सी गलतियां थी जो उन्होंने की। अगर वो उन गलतियों को ना करते तो वो सही सॉल्यूशन ड्रॉ कर सकते थे। मतलब प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया था, लेकिन वो सॉल्यूशन अनसक्सेसफुल रहा था क्योंकि इसमें ये कमियां थी। आप उन कमियों को दूर करिए और अपना नया सॉल्यूशन बनाइए। इतने से आपको एक बात का आइडिया लग गया कि हिस्ट्री पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास आपको वर्तमान की समस्याओं का समाधान देता है। हिस्ट्री गिव्स यू सॉल्यूशंस टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको हिस्ट्री में मिलता है। अब एक मेजर कंसर्न और इशू ये आता है कि कुछ लोगों को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स हैं और बहुत सारे नाम हैं, इसलिए इसे याद कर पाना बड़ा मुश्किल है। इन सभी बातों के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। कड़वा बोलूंगा लेकिन सच बोलूंगा, हिस्ट्री जैसी है वैसी है और आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। उसमें डेट्स हैं, उसमें नाम हैं, वो बोरिंग है, वो कम समझ में आती है, जैसी भी है। अब है तो है, आपको पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन मैं आपके मिथ जरूर तोड़ दूंगा। जो भी आपको एक परसेप्शन मिला है या जो आपने खुद से क्रिएट किया है कि हिस्ट्री बोरिंग है, तो सबसे पहली बात तो हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। हिस्ट्री को आप कितना ही बोरिंग समझते हो, बट ये नहीं है। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें स्टोरीज हैं। हाउ कैन इट बी बोरिंग? हाउ कैन इट बी बोरिंग? हिस्ट्री इज फुल ऑफ स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ द पास्ट। और ऐसा सब्जेक्ट जिसमें इतनी स्टोरीज हैं, वो बोरिंग कैसे हो सकता है? मैं एक बात हमेशा कहता हूं हिस्ट्री को लेकर इन जनरल, कि अगर मैं एक बहुत अच्छा एफर्ट लगाऊं, खूब मेहनत करूं, अच्छी अच्छी टैक्टिक्स ऑप्ट करूं और बहुत स्किलफुल तरीके से दिमाग लगा के पूरे दिलो जान से मेहनत करूं, तो मैं हिस्ट्री को बोरिंग बना सकता हूं। आई कैन मेक हिस्ट्री बोरिंग, और उसके लिए मुझे बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा, बट मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन ये करना क्यों है? वाई यू नीड टू डू दैट? व्हाट आई मीन टू से कि हिस्ट्री को जैसा है वैसा रहने दीजिए, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री फुल ऑफ स्टोरी है। दिक्कत क्या है कि हम स्टोरीज को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में जो स्टोरीज हैं वो हमारे काम की नहीं है। फिर हम जाते हैं इकोनॉमी पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, इंडियन सोसाइटी पढ़ने के लिए, और फिर टीचर्स आपको क्या बताते हैं कि स्टोरीफिकेशन करना सीखो। स्टोरीफिकेशन करना सीख जाओगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। मतलब उन सब्जेक्ट्स में, उन डिसिप्लिन्स में आपको स्टोरीफिकेशन करने के लिए कहा जाता है जहां स्टोरीज है ही नहीं। आपसे कहा जाता है कि अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोरी में फ्रेम कर दो, लंबे समय तक दिमाग में रिटेन हो जाएगा, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा। ये काम पॉलिटी में करो, इकोनॉमी में करो, एनवायरमेंट में करो, एथिक्स में करो, स्टोरीफिकेशन करो। और हिस्ट्री में वहां क्या जरूरत है स्टोरीफिकेशन करने की? यहां तो स्टोरी है। तो मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में जो चीज अब्सेंट है, स्टोरी, वहां पे आप पूरा एफर्ट लगाते हो कि स्टोरीफिकेशन करो ताकि चीजें लंबे समय तक याद रह सकें। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर स्टोरीज हैं, तो वो बोरिंग कैसे हो सकता है? यहां तो आपको एफर्ट ही नहीं करना है, यहां तो आपको ओरिजिनल स्टोरीज मिलती हैं। नाउ द मेजर क्वेश्चन अराइजेस कि स्टोरीज की वजह से हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। और जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, यू विल फील दैट कि कितनी इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री। आपको लगेगा कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब क्लासेस करने के बाद अगर आपके पास टाइम होगा तो आप किताबें उठाकर पढ़ने की कोशिश करोगे कि इतनी इंटरेस्टिंग चीजें थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ द मेजर क्वेश्चन अराइजेस, इज स्टोरीज वैल्यूएबल? जो भी स्टोरीज आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, क्या वो वर्थ हैं? पता चला कि आप हिस्ट्री में स्टोरीज पढ़ रहे हैं और स्टोरीज आपके क्वेश्चंस के आंसर्स फ्रेम नहीं करेंगी, वो आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं देंगी, वो आपके आंसर्स नहीं फ्रेम करेंगी, तो स्टोरीज का आप करेंगे क्या? हिस्ट्री फुल ऑफ स्टोरी है और इसलिए हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल बोरिंग नहीं है। लेकिन हिस्ट्री की स्टोरीज आपके आंसर्स फ्रेम नहीं करेंगी। आपको इस सच्चाई को एक्नॉलेज करना होगा। तो आपके इंफॉर्मेशंस या आर्ग्यूमेंट्स जो आंसर्स फ्रेम करेंगे, उनका स्टोरी से लिंक क्या है? आपको बस इतना करना है कि हिस्ट्री की जो ओरिजिनल स्टोरीज हैं उनमें आप ब्लेंड कर दीजिए अपनी इंफॉर्मेशन को। जो कुछ आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशंस प्लस आर्ग्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन प्लस आर्ग्यूमेंट्स, इन्हें ब्लेंड करिए स्टोरी में। दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आप लंबे समय तक इन स्टोरीज को जब याद रख पाएंगे तो ये आर्ग्यूमेंट्स भी याद रह जाएंगे, और चूंकि ये इन स्टोरीज के थ्रू याद रह जाएंगे तो इनका इस्तेमाल इजी होगा, इन्हें रिकॉल करना आसान होगा। मेयर आर्ग्यूमेंट्स को रिकॉल करना बड़ा मुश्किल होता है, भूल जाता है, कंफ्यूजन होती है, याद नहीं आता। लेकिन अगर वो ब्लेंडेड हैं स्टोरीज में तो स्टोरीज तो याद रहती हैं। अगर स्टोरीज याद रहेंगी तो आपको याद रहेंगे इंफॉर्मेशंस, आपको याद रहेंगे आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा कि बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे नाम हैं। तो देखिए, आपको ना तो बहुत सारे फैक्ट्स रटने हैं हिस्ट्री में, ये यूपीएससी है, और ना ही आपको बहुत सारे नाम रटने हैं। जितने फैक्ट्स और जितने नाम आपको एक्चुअली में रटने हैं वो आपको रटने पड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके सामने इतनी बार आएंगे कि वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि फैक्ट्स या इंफॉर्मेशंस हिस्ट्री को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टफ बनाते हैं, मोनोटोनस बनाते हैं, तो वो आपको नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं है। क्लासेस में आपको बताया जाता है, देखो ये बात याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठा लो। और वो नाम धीमे धीमे जब आप मल्टीपल रिवीजन करते हो तो इतने ज्यादा कॉमन हो जाते हैं ना आपके लिए कि वो आपके जहनों में, मतलब दिलो जहन में लंबे समय तक बस जाते हैं। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो कहने का मतलब हिस्ट्री बोरिंग नहीं है बिकॉज इट इज फुल ऑफ स्टोरी,
हम बाकी सब्जेक्ट्स में जबरदस्ती एफर्ट करके स्टोरीफिकेशन करते हैं, और यहां स्टोरीज ऑलरेडी हैं। स्टोरीज हो सकता है आपके लिए काम की ना हो, तो आपको स्टोरीज को स्मार्टली यूज करना है हिस्ट्री में। मतलब आपको स्टोरीज में ब्लेंड करना है इंफॉर्मेशन को और आर्ग्यूमेंट्स को। फैक्ट्स और डेटा या नाम, ये बहुत ज्यादा इसमें आपको भले मिले, वो सारे आपके काम के नहीं होते, आपको याद नहीं रखने, और जो आपको याद रखने हैं उन्हें याद रखने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली धीमे धीमे आपको याद हो जाएंगे। तो ये तो बेसिक से कुछ मिथ्स हैं हिस्ट्री को लेकर जो हमने यहां पे खत्म करने का प्रयास किया। ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, जैसे कि हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ते क्यों हैं हिस्ट्री। दूसरा, हिस्ट्री सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कि आपको आपके कल्चर के बारे में जानना क्यों जरूरी है, दैट इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री। एनसीए देखिए, हिस्ट्री के 6 पार्ट्स हैं टोटल। हिस्ट्री के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आप सबसे पहले तो एंशिएंट पढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, आप पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न का वेटेज सबसे ज्यादा हो जाता है। फिर आप पढ़ते हो वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके पैरेलली आप पढ़ते हो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और एक हिस्ट्री का और पार्ट होता है जो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन मेंस का हिस्सा है, वो दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, पीआई, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ये 6 टोटल सेगमेंट्स हैं, जिनमें से 4 ऐसे सेगमेंट हैं जो प्री कम मेंस हैं, जैसे कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। ये प्री कम मेंस हैं, मतलब इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। लेकिन 2 ऐसे सेगमेंट्स हैं जो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, वहां से जो क्वेश्चंस आएंगे वो सोनली मेंस में आएंगे, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो केवल मेंस का पार्ट है, वो प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाएंगे। बाकी जो 4 हिस्से हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, यहां से क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएंगे। तो जो मैंने आपको बताया, हिस्ट्री के टोटल 6 सेगमेंट्स आपको पढ़ने हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें से 4 आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पार्ट है। 2 आर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, और 2 हैं जो केवल मेंस का पार्ट है, वो प्रीलिम्स में नहीं आते, 2 आर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये तो 6 सिंपल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। यहां पर देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को जो पूछे जाने का तरीका है हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस के पूछे जाने का तरीका है वो सिंपली इस नेचर का है कि एक तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर आएंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब हिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि क्या आप पास्ट की सिचुएशंस को समझ रहे हो। जब तक आप पास्ट में खुद को रख के वहां की सिचुएशंस को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप इस चीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली में जो सिचुएशन उस समय थी उसका क्या इंपैक्ट था उस समय की सोसाइटी पर, और जो चीजें उस समय थी उनका क्या इंपैक्ट है आज की सोसाइटी पर। ये दोनों चीजें आपको लिंक करके समझनी पड़ेंगी। दूसरा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अलावा आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट, ये नेचर लगभग हर प्रकार के डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट में होता है। हिस्ट्री में जो फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन का वेटेज है वो बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और कुछ चीजें आपको एफर्ट करके रिटेन भी करनी पड़ेंगी, ये भी सच है। अब यहां पर देखिए एक मामला आता है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्या है, हिस्ट्री का क्या सिलेबस है, क्योंकि ये सबसे प्राइमरी कंडीशन है, आपको हिस्ट्री का सिलेबस तो पता ही होना चाहिए। तो हम लोग आ गए हैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हिस्ट्री के सिलेबस को कैसे डिफाइन किया गया है, आइए उसको इस पीडीएफ में समझते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम में हिस्ट्री के सिलेबस के तौर पे जो मेंशन किया गया है वो बहुत ही ब्रॉडर तरीके से मेंशन कर दिया गया है। जो लाइन यहां पर लिखी गई है वो यहां पर है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये वर्ड है जो इस्तेमाल किया गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न भी आ जाता है और आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है। यहां पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसका मतलब कि जो मॉडर्न इंडिया है उसका वेटेज अपने आप बढ़ जाता है। तो प्रीलिम्स में इन्होंने ज्यादा कुछ ना तो लिखा है और ना ही बताया है, बस एक लाइन में हिस्ट्री के सिलेबस को डिफाइन किया गया है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो मतलब आपको 4 सेगमेंट्स पढ़ने होते हैं। इन जनरल वो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चंस को पूछने का भी प्रश्न नहीं रहा है। हालांकि अगर वो कवर करना चाहें तो उसमें आ भी जाएगा, बट अभी तक वो नहीं पूछ रहे हैं, तो बाहर है वो, ठीक है। चलिए, ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई। मेंस में उन्होंने सिलेबस को थोड़ा अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो हम मेंस के सिलेबस पे आते हैं। मेंस के सिलेबस पर जब आप आते हो तो यहां पर पेपर 1 तो आपका ऐसे का होता है मेंस में। पेपर 2 जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, जिसको GS1 कहा जाता है। GS1 में जो पहली लाइन है, दैट इज इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर,
आर्किटेक्चर जो कि एंशिएंट से मॉडर्न टाइम तक के होंगे। तो सिंपली उन्होंने जो पहला यूनिट है, जो पहली लाइन है, वो आर्ट एंड कल्चर के रेफरेंस में रखी है। मेंस में जो आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं वो आर्ट एंड कल्चर के साथ शुरू होते हैं, और चूंकि आर्ट एंड कल्चर को स्पेसिफाई किया गया है मेंस के सिलेबस में, तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के से आएंगे आपके सामने, कई बार 4 भी आ जाते हैं। वो क्वेश्चंस कंपैरेटिवली हायर स्टैंडर्ड के होते हैं और उन्हें टैकल करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट भी करना पड़ता है। तो आर्ट एंड कल्चर ना केवल प्रीलिम्स में 4 से 5 क्वेश्चंस कैटर करता है, बल्कि मेंस में भी यहां से सिग्निफिकेंट नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही काफी अच्छा खासा वेटेज आपको मिलता है हिस्ट्री का। ठीक है, यहां पर देखिए आर्ट एंड कल्चर की जब हम बात कर रहे थे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इन्होंने बोला है कि मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से क्वेश्चन पूछेंगे प्रेजेंट तक, जहां पे सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटी और इश्यूज पर इनका फोकस रहेगा। तो मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब है 1750 ऑनवर्ड्स। 1750 ऑनवर्ड्स जो भी हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं वो आपको देखने होंगे, और वहां पर आपको स्पेसिफिक फोकस करना होगा जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज हैं। तो ये तो दूसरी यूनिट हो गई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो यहां पर जैसे इंडियन कल्चर की जब वो बात कर रहे हैं ना, तो एंशिएंट, मेडिवल और कई बार मॉडर्न, तीनों का ही कल्चर वो कवर कर लेते हैं। तो एंशिएंट या मेडल हिस्ट्री को अलग से मेंशन नहीं किया गया है। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एंशिएंट और मेडल के साथ लिंक करके आपसे पूछ लिया जाता है। तीसरी यूनिट में उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को स्पेसिफाई कर दिया है कि फ्रीडम स्ट्रगल आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके जो वेरियस स्टेजेस हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशन और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से। तो तीसरी यूनिट स्पेसिफाई की गई है फ्रीडम मूवमेंट से, तो वहां से क्वेश्चन एकदम बढ़िया से आते हैं। महात्मा गांधी यहां पे इनका फेवरेट टॉपिक है, वो क्वेश्चन यहां से पूछेंगे ही पूछेंगे। जो चौथी यूनिट है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के ऊपर है और कंट्री के रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो चौथी यूनिट हो गई पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, और जो 5वीं यूनिट है दैट इज फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। 5वीं यूनिट में इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को मेंशन किया है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इन्होंने बोला है कि 18th सेंचुरी से जो भी इंसिडेंट्स रहे हैं उस पर ये क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहां पर 18th सेंचुरी का मतलब यह है कि 1700 ऑनवर्ड्स, 1701, 1701, इसके ऑनवर्ड्स जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। यहां पे कुछ टॉपिक्स इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं, और जो टॉपिक्स स्पेसिफाई किए गए हैं वो आपको अच्छे से देखने होंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज में कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इनके फॉर्म्स एंड इफेक्ट। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट्स हैं आपके मेंस में जो हिस्ट्री स्पेसिफिक हैं। तो इन 5 यूनिट्स के बारे में आपको बढ़िया तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो हमने यूपीएससी का पूरा सिलेबस देख लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक सेगमेंट को यहां पे कवर करते हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में है, सीधी बात। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसके पहले कि मैं आपको इसकी कोई भी और इंपॉर्टेंस बताऊं, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि यूपीएससी के सिलेबस में है, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, और इसलिए आप इसको बढ़िया से पढ़ोगे क्योंकि आपको चाहिए अच्छे मार्क्स। दूसरी बात कि अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हो तो सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है, हमारा कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है, आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। पैरेलली आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी है, और अगर जो इंडिया इतना डाइवर्स है वो क्यों है, ये डाइवर्सिटी कहाँ से अपना ओरिजिन ट्रेस करता है, क्या इंडिया हमेशा से इतना डाइवर्स था, और आज जो डाइवर्सिटी है इसके क्या रिजल्ट्स, क्या आउटकम्स निकलते हैं, ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप एक्चुअली में हिस्ट्री को समझोगे। पैरेलली करंट स्टेट जो इंडिया का है और जो करंट स्टेट वर्ल्ड का है वो कैसे बना, इंडिया आज ऐसा है तो क्यों है, और दुनिया आज ऐसी है तो क्यों है, और इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं वर्ल्ड के, उसके पीछे कई सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्हें आप कभी नहीं समझ पाओगे अगर आपने हिस्ट्री को नहीं समझा तो। पैरेलली इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंडिया आज कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, इंडिया जो आज प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके रूट्स आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। सिंपली मैं कह रहा हूं कि अगर आज कश्मीर का इशू है जो इंडिया के लिए इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन रहा है, चाहे वो अगर आप इसकी हिस्ट्री को ट्रेस करोगे तो आपको मॉडर्न इंडिया में मिल जाएगा किस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ। अगर हमारे रशिया के साथ बेटर रिलेशंस की वजह से वेस्ट हमसे नाराज रहता है, इसके रिलेशंस आपको पास्ट में हिस्ट्री में मिलेंगे। आखिर हमारा झुकाव सोशलिज्म की ओर क्यों है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ही ऐसे थे। आपको नेहरू जी मिलेंगे, एम.एन. रॉय मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, भगत सिंह मिलेंगे। वो लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा से सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को एडवोकेट करने वाले लोग थे। तो हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है उसका झुकाव ही सोशलिज्म की ओर था। तो आगे हमारा झुकाव यूएसएसआर की ओर गया, वेस्ट को हमेशा इससे दिक्कत रही। आपको ये चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी अगर आप मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ोगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि हमारा झुकाव आखिर सोशलिज्म की ओर क्यों था। इंडिया के पास कौन सी सॉफ्ट पावर है। आज हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इंडिया के कल्चर की बात करते हैं, और हम ये बात करते हैं कि जो
कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो, वो एक्चुअली में एक फैमिली का पार्ट है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो एक्चुअली हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। इंडिया अपने जैसे जो कई सारे मेजर रिलीजन्स हैं जिनका ओरिजिन इंडिया में है, चाहे वो सिखिज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, ये सभी रिलीजन्स इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए, फ्लरिश हुए और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए। कई सारे कल्चर्स हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो इंडिया से इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर का पार्ट है। गांधी जी का पीस और नॉन वायलेंस है, जिसको हम आज भी प्रीच करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं और उसका हम इस्तेमाल करते हैं कई सारी कंट्रीज को अपने प्रभाव में लेने के लिए। ये सारी चीजें आप तभी समझ पाओगे जब एक्चुअली में आप इनके हिस्टोरिकल रूट्स को ट्रेस करोगे। आपको इंडियन होने पर प्राउड फील होगा, लेकिन इसकी प्री कंडीशन है कि इंडिया क्या है ये जानो तो सही। अगर आपको पता ही नहीं है कि इंडिया क्या है, देन हाउ विल यू फील प्राउड? टू फील प्राउड यू मस्ट नो अबाउट इंडिया। आपको इंडिया के बारे में पहले जानना पड़ेगा, तब तो आप प्राउड फील करोगे। इसके अलावा इंडिया का जो कल्चर है वो कैसे, कब और कहां इवॉल्व हुआ, ये आपको हिस्ट्री में ही मिलेगा। भारत में कई सारे रिलीजन इवॉल्व हुए। कौन सी ऐसी प्री कंडीशंस थी जिनकी प्री कंडीशन में रिलीजन इवॉल्व हुआ? मैं आपसे सीधे कह रहा हूं, बुद्धिज्म क्यों इवॉल्व हुआ, जैनिज्म क्यों इवॉल्व हुआ? या जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का इवोल्यूशन हो रहा था तो और भी कई सारे रिलीजन थे जो इवॉल्व हो रहे थे, बाकी क्यों नहीं सर्वाइव कर पाए? आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, ऐसी कौन सी फोर्सेस थी जिनकी मदद से ये रिलीजन इवॉल्व हो गए? आज ये सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? आखिर इन रिलीजन में ऐसा क्या है कि सर्वाइव कर रहे हैं और इन्हें लोग हॉस्टिलिटी के साथ नहीं देखते? बाकी रिलीजन्स में ऐसा क्या है जिसको लोग हॉस्टिलिटी के साथ देखते हैं? कहां मिलेगा ये? कैसे समझोगे आप इसको? ये तो आपको हिस्ट्री ही बताएगी। सो आपको हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी। यूपीएससी में हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? आप हिस्ट्री को जानेंगे तब आप बन पाएंगे एक बेटर ब्यूरोक्रेट, जिसके पास कैपेसिटी होगी कि वो फिजिबल और प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सके। आज कई सारी प्रॉब्लम्स के बड़े ही रेडिकल सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, बड़े ही रेडिकल सॉल्यूशंस बताए जाते हैं और आपको समझ में आ रहा होता है कि रेडिकल सॉल्यूशंस वर्क नहीं करेंगे। कौन से सॉल्यूशंस वर्क करेंगे? आई एम सेइंग कि जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स इंडियन सोसाइटी में क्रिएट करता है। कास्ट सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। कैसे खत्म कर दें? क्या पास्ट में इसके लिए कोई प्रयास हुए हैं? अगर पहले भी तो लोगों ने ट्राई किया होगा ना कास्ट सिस्टम को खत्म करने का, और जब लोगों ने ट्राई किया था तो कैसे ट्राई किया था, और जब उन्होंने ट्राई किया था तो सोसाइटी ने उनको कैसे रिस्पॉन्ड किया था, और वो कितने सक्सेसफुल रहे थे? पढ़िए तो सही, तब तो पता चलेगा कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। और उसे अगर आज आप एक प्रॉब्लम के तौर पे देख रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? पास्ट में जो कोशिशें की गई हैं उनको सोसाइटी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया था, आज सोसाइटी में क्या चेंजेस हो गए हैं, आज कैसे सोसाइटी रिस्पॉन्ड करेगी। मतलब सोसाइटी का ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली अगर आप एक ब्यूरोक्रेट बन गए हैं और अगर आप कोई कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि जो भी स्टेप्स आप लेने वाले हैं वो फिजिबल और प्रैक्टिकल हैं भी या नहीं, या आप भी वही गलतियां दोहराने वाले हैं जो इसके पहले भी दोहराई जा चुकी हैं। तो मतलब एज ए ब्यूरोक्रेट हिस्ट्री आपको एफिशिएंट बनाती है, प्रैक्टिकल बनाती है और आप सही डिसीजंस लेते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि यूपीएससी ने हिस्ट्री को आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बना रखा है। इंडिया आने वाले समय में एक बहुत ही मेजर प्लेयर बनने वाला है दुनिया में, इनफैक्ट मोर एंड लेस बन चुका है। आज हम इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया के अलग देशों को और अपने हिसाब से ना केवल अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, बाकी दूसरी कंट्रीज को भी इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि वो हमारे हिसाब से पॉलिसीज फ्रेम करने लग जाते हैं। अगर ऐसा है तो हमें बाकी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए हिस्टोरिकल लिंक्स को ट्रेस करना पड़ेगा, रेफरेंसेस बिल्ड करने होंगे। हम उन सभी कंट्रीज के साथ एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग रखते हैं जहां पे बुद्धिज्म है, जहां पे जैन पॉपुलेशन थोड़ी बहुत भी है, जहां पे सिख पॉपुलेशन हो। हम ये मानते हैं कि वो हमारे ही लोग हैं और हम उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में अगर सिखिज्म को परसिक्यूट किया जा रहा है तो इंडिया कंडेम करता है। इस तरीके से हम रिलीजन के थ्रू अपने लिंक्स ट्रेस करते हैं, हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं अपने रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए, अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए। इन सभी इक्वेशंस को समझने के लिए आपको हिस्ट्री को समझना होगा। अगर आप हिस्ट्री को नहीं समझेंगे तो इक्वेशंस आपको कभी नहीं समझ में आएंगे। इंडिया में कई तरीके की प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, कास्ट वॉर, रायट्स, रीजनलिज्म और लैंग्वेज इशूज। आखिर ये इशूज आपको फेस करने पड़ेंगे एज ए ब्यूरोक्रेट। आपकी एक बहुत लंबी सर्विस लाइफ होगी और वहां पर आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम्स इवॉल्व कहां से हुई हैं। अगर आप उन प्रॉब्लम्स के रूट्स को नहीं समझोगे, इवोल्यूशन को नहीं समझोगे, तो आप उनका सोल्यूशन नहीं ड्रॉ कर पाओगे। एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए सिविल सर्वेंट आप फेल हो जाएंगे अगर आपको हिस्ट्री की जानकारी नहीं है। तो हिस्ट्री बहुत इंट्रिंसिक पार्ट है।
पैरेलली हिस्ट्री एक लेबोरेटरी है एक्सपेरिमेंट की। हिस्ट्री, मैंने आपको बताया कि पास्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, उनका सोल्यूशन निकाला गया है। वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे हैं, अनसक्सेसफुल रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है, उसको निकालिए और इस्तेमाल करिए उसका प्रेजेंट की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। चलिए, ये तो बात हो गई एज ए ब्यूरोक्रेट आपको इससे कैसे फायदा मिलेगा। यूपीएससी में आपको इसका फायदा एग्जाम में कैसे मिलेगा। हिस्ट्री से आपको मिलते हैं वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स, आपको गुड गवर्नेंस के एग्जांपल्स मिल जाएंगे अकबर और अशोक के पीरियड से, और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो हिस्ट्री से मिलेंगे और जिनका इस्तेमाल आप आईआर में कर पाओगे, आप सोसाइटी में कर पाओगे, आप गवर्नेंस में कर पाओगे, आप एथिक्स में कर पाओगे। तो आपके नॉलेज को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाएगा हिस्ट्री, आपके मीन्स के आंसर को स्ट्रांग बनाएगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बिना तो आपका काम ना तो एज ए सिविल सर्वेंट चलने वाला है और ना ही एग्जाम को क्लियर करने में। पैरेलली जब आप हिस्ट्री को जान जाते हो तो इंडिया को लेकर आपका विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और आप अपने रूट्स को बेहतर तरीके से समझते हो, तो आप बेटर रिस्पॉन्ड करोगे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा चलिए अगर कोई और बात करते हैं तो आखिर आपके लिए क्यों जरूरी है कि आप अपने कल्चर को जानो। आपके लिए आपका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसी में रहते हैं और आप इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इंडिया एक रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी वाला देश है। जब तक आप इस रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी को नहीं समझेंगे, आप इंडिया को नहीं समझ पाएंगे। और इस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पास्ट में जाना होगा, आपको इस रिलीजन, इस कल्चर के रूट्स को ट्रेस करना होगा इनकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हिस्ट्री विल बी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कल्चर एंड कल्चर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सोसाइटी। अगर आप एक बेटर ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं तो आपको सोसाइटी में लोगों के रहने का तरीका समझना होगा और उनकी वे ऑफ लिविंग समझनी होगी, और उनकी वे ऑफ लिविंग समझने के लिए आपको कल्चर समझना होगा। कल्चर जो कि हिस्ट्री का बहुत इंट्रिंसिक पार्ट है। आज भी आपको हिस्ट्री में बहुत सारी इल प्रैक्टिसेस मिलेंगी, कुछ को लीगली इरेडिकेट कर दिया गया है और कुछ अभी भी लीगल फॉर्म में बनी हुई हैं। कभी सती सिस्टम हुआ करता था, चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, पॉलीगैमी हुआ करती थी। आज इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में ये किसी न किसी फॉर्म में अभी भी एग्जिस्टेंस में है। तो आखिर इसे कैसे हटाया जाए। हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ही सोसाइटी को बेटर बनाने में आपको मदद करेगी और आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे इफ यू नो हिस्ट्री और कल्चर। तभी आप सोसाइटी में लोगों के साथ खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, पहले हम प्रीलिम्स में बात कर लेते हैं, फिर हम मेंस की बात करते हैं। प्रीलिम्स में हिस्ट्री में इन जनरल 20 से 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें 2017 में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए मिलेंगे। आपको सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मिलते हैं वो मॉडर्न इंडिया से मिलते हैं, जिनका रेशियो 5 से 8 क्वेश्चंस के बीच में होता है, और आर्ट एंड कल्चर में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही सिग्निफिकेंट वेटेज रखता है। प्रीलिम्स में अगर हिस्ट्री के वेटेज की बात करते हैं तो 20 से 22 क्वेश्चन एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं कि आप अंदर होंगे या बाहर। 15 टू 17 क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन नॉर्मल है, पूछा ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, आना ही आना है। उन क्वेश्चंस को अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, सबसे खास बात आप एक्यूरेसी ले सकते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्वेश्चंस के पूछे जाने का दायरा सीमित है। आपको लगता होगा हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, हाँ, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आउट ऑफ रीच आते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको 60 टू 70% की एक्यूरेसी मिल जाएगी। जबकि अगर हम बात करें एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न में स्पेसिफिकली, तो आप मोर देन 80% की एक्यूरेसी ले सकते हो। 10 में से 8 क्वेश्चन आप खूब आराम से सही कर लोगे ऐसे चलते फिरते, अगर आपने बढ़िया से हिस्ट्री को पढ़ा है तो मतलब मॉडर्न इंडिया में आप 80% ज्यादा एक्यूरेसी ले सकते हो। एंशिएंट और मेडिवल में आप 70% प्लस एक्यूरेसी ले सकते हो, और 60% की 50 से 60% की एक्यूरेसी तो बड़े आराम से स्मूथली निकलती है आर्ट एंड कल्चर में। आपने और अच्छा एफर्ट किया तो 70-80% की एक्यूरेसी भी आ जाती है। मतलब हिस्ट्री में अगर आपको 20 क्वेश्चंस मिले और आप खूब आराम से यहां से 16 कैटर कर ले रहे हो, 17 कैटर कर ले रहे हो, 15 कैटर कर ले रहे हो, तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। तो हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो आपको प्रीलिम्स में आगे बढ़ा देता है। बाकी सेगमेंट के क्वेश्चंस अनइवन होते हैं। करंट अफेयर्स तो भगवान जाने कहां से आएगा, नो वन नोज, और जो आएगा वो आपने पढ़ा है कि नहीं वो एंडलेस है। लेकिन हिस्ट्री के साथ तो ऐसा नहीं है, वेल डिफाइंड सिलेबस है, वेल डिफाइंड सोर्सेस है, दबा के बढ़िया से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, क्वेश्चन निकलेंगे ही निकलेंगे, कहां से पूछेंगे। कुछ टॉपिक्स में वो डीप में जाते हैं, कुछ टॉपिक्स में डीप में पढ़ लो। हाँ, यहां पे कंफ्यूजन होती है, गड़बड़ी होती है, जैसे वो बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब आपको क्या लगेगा कि बुद्धिज्म जैनिज्म से इतना डीप में क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे हर टॉपिक को बहुत डीप में जाके पढ़ना है। ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म जैनिज्म से डीप में क्वेश्चन आ रहा है, उसको डीप में पढ़ो। बाकी टॉपिक से अभी भी क्वेश्चंस नॉर्मली आ रहे हैं, उनको नॉर्मली पढ़ो। तो आपको सेग्रीगेट करना होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको बहुत डीप में जाना है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आपको जनरल तरीके से पढ़ाई करनी है और आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। स्मार्टली पढ़ेंगे, टाइम बचेगा और क्वेश्चंस भी कैटर हो जाएंगे। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। मेंस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और उसको, या प्रीलिम्स की हम बात करें, जैसे प्रीलिम्स और मेंस हम दोनों की बात कर रहे हैं।
कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो अपने सब्जेक्ट को। सबसे प्राइमरी बात, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। अपना सिलेबस अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, एकदम सिंपल सी बात है। एक जनरल गाइडलाइन मैं हमेशा ही देता रहता हूं कि आपका जो स्टडी टेबल है वो हमेशा, मतलब आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपका जो मुंह होना चाहिए वो दीवार की तरफ होना चाहिए, और आप अपनी कुर्सी और टेबल को ऐसे अरेंज करो, आपको कोई ना कोई खाली वॉल तो मिल ही जाएगी आपके कमरे में जिस तरफ आप अपना कुर्सी और टेबल अरेंज कर सको, मतलब आपका टेबल दीवार से लगा हो और आपका मुंह भी दीवार की तरफ हो। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो आपको यह मिल जाएगा कि आपका मुंह अगर दीवार की तरफ है तो आपको कम चीजें दिखेंगी। अगर आपका मुंह किसी और तरफ है, पूरा कमरा दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है, बाहर के लोग दिख रहे हैं, तो जितना ज्यादा चीजों को आप देखेंगे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। तो अगर आपका फेस दीवार की तरफ है तो आपको कम चीजें दिखेंगी, कम चीजें दिखेंगी तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा। ये तो हो गया पहला फायदा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपका फेस दीवार की तरफ है तो आपको मिल जाती है एक बड़ी सी दीवार, ठीक है। उस दीवार पे आप बहुत सारी चीजें चिपका सकते हो। आप अपना सिलेबस चिपका सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट आते हैं ना, कुछ छोटे छोटे पीसेस ऑफ आते हैं पेपर के जिनको आप चिपका सकते हो, नोट्स, तो आप उसमें कुछ चीजें लिख के चिपका सकते हो जिनको आपको याद रखना है। चिपकाओ, हफ्ते भर में याद हो जाए, निकालो, दूसरा चिपकाओ, ठीक है। तो मतलब दीवार के दो फायदे हो जाएंगे। तो आप अपना सिलेबस अपने सामने रखो तब तक जब तक वो याद ना हो जाए। याद होना चाहिए सिलेबस। तो सिलेबस के बिना तो आप अप्रोच कर नहीं सकते, चाहे वो हिस्ट्री प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोबारा पूछ लिए जाएंगे, लेकिन आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि आखिर क्वेश्चंस के पूछे जाने का नेचर क्या है। जैसे अभी मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, यू विल गेट टू नो कि आखिर मेंस के क्वेश्चंस निकाले कहां से जा रहे हैं, फ्रॉम वेयर दीज क्वेश्चंस आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड। कुछ बिल्कुल वेल डिफाइंड एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे। गांधी जी से क्वेश्चन आएंगे, सोशल रिलीजियस मतलब जो नेशनल मूवमेंट है वहां से क्वेश्चन, तो भाई वेल डिफाइंड टॉपिक है वहां से तो आएगा, तो उसमें गांधी जी स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे, 1857 और बाकी के रिवोल्ट से क्वेश्चन आएंगे, विमेन एसोसिएटेड इश्यूज पर क्वेश्चन आएंगे, गवर्नर जनरल पे क्वेश्चन आएंगे। ये कहां से पता चलेगा? ये पता चलेगा तब जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक्सप्लोर करोगे। आप एंशिएंट और मिडिल हिस्ट्री को देखो, आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन से पूछे जाने का एरिया क्या है। आप आर्ट एंड कल्चर में जाओ, यू विल गेट टू नो कि वहां पर क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स बनेंगे, वहां पे लिंकेज बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, पास्ट को पास्ट से और पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में जाओ, यू विल गेट टू नो कि वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अभी तक स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा रहे हैं, सीधा सीधा टॉपिक पे, बिना घुमाए फिराए, सीधे क्वेश्चन। एक दो बार थोड़े क्वेश्चंस आए हैं जो बच्चों के आउट ऑफ लीग रहे हैं, बट वो थे सिलेबस से, बाहर से नहीं पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब कि हर सेगमेंट में क्वेश्चंस के पूछे जाने का अपना नेचर है, और ये नेचर आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अपना दिमाग लगाओगे नहीं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, नेचर रिपीट होगा। नेचर पता है तो क्वेश्चन एड्रेस होंगे, नेचर नहीं पता है तो क्वेश्चन एड्रेस नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अब यहां पर देखिए तीसरा मामला यह है कि हिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है। दैट्स ट्रू, हिस्ट्री है स्कोरिंग। मैंने आपसे कहा कि जितनी बढ़िया एक्यूरेसी आप हिस्ट्री में ले लोगे, बाकी सब्जेक्ट्स में हो सकता है आपको ना मिले, हो सकता है आपको ज्योग्राफी में उतनी अच्छी मतलब इफिशिएंसी ना मिले, उतना अच्छा स्कोर ना मिले, हिस्ट्री में मिलेगा, हिस्ट्री में आपको स्कोर मिलेगा। लेकिन एनालिसिस जरूरी है। मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रहा हूं। एनालिसिस आपका अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, तो फिर रटते रहो। हिस्ट्री रटने का कोई एंड थोड़ी है। मैं कह रहा हूं फंडामेंटल्स हैं कुछ हिस्ट्री के, आपको कुछ चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिलीजियस या नेशनल लीडर का नेचर क्या है। अगर आपको उसका नेचर पता है ना, तो आपको उसके थॉट्स वैसे ही पता चल जाएंगे, उसके लिए रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो हिस्ट्री में रटना नहीं है, आपको फंडामेंटल्स समझने हैं। वंस यू विल गेट द फंडामेंटल, आधी हिस्ट्री तो यूं ही खत्म हो जाती है, कॉन्सेप्ट्स पे खत्म हो जाती है। कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो मल्टीपल रिवीजन में रिटेन हो जाती हैं, तो हिस्ट्री तो इतना स्मूथली कवर होता है कि पूछो मत। ये तो बात हो गई। आपको जब आप हिस्ट्री को अप्रोच कर रहे हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कुछ बातों पर फोकस करिए। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उनका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है। कोई भी इंसिडेंट है, इवेंट है, उस पर फोकस करिए। आप फोकस करिए कि जो इंसिडेंट या इवेंट हुआ उसके लिए कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले। अगर आप मीन्स में जा रहे हो, मीन्स के पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर आप एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करो, चाहे वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इकोनॉमिक हो या फिर मिलिट्री हो। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में आप जो भी पोस्ट बनाई गई है, जो इन एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पोस्ट है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री है,
उनका क्या मतलब है उसे जानो। इंपॉर्टेंट टैक्सेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, तो आप उन पर ध्यान रखो। कंपैरिजन मींस की बात कर रहा हूं तो पर्सन्स एंड इवेंट्स के बीच में कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस एम एन रॉय जी, सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू जी, आप इनके बीच का कंपैरिजन आप अच्छे से याद रखो। महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इनके बीच के जो व्यूज हैं आप इसका कंपैरिजन याद रखो। पैरेलली इंसिडेंट्स के बीच का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो आप क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, ये पता होना चाहिए आपको। कंपैरिजन आप समझ के रखो। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो क्रोनोलॉजी आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर रखो, ठीक है। नेशनल मूवमेंट में उसका ड्यूरेशन, पार्टिसिपेशन, रोल, आइडियोलॉजिकल बेस, आउटकम, इन चीजों पर फोकस रखो। यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। तो ये तो हिस्ट्री को अप्रोच करने का जनरल सा तरीका है। अब देखिए एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, मेंस में इनसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको क्वेश्चंस का बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं। मैंने कहा कि सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, मैंने कहा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के बिना बात नहीं बनेगी। हमने यूपीएससी का पीडीएफ खोला, सिलेबस देख लिया, चलो बढ़िया बात। हम कह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि जो मेडिवल इंडियन टेंपल स्कल्पचर है वो रिप्रेजेंट करता है उस समय की सोशल लाइफ को। मैं बता रहा हूं कि आर्ट एंड कल्चर सिलेबस में डिफाइंड है मेंस के, एंशिएंट और मेडिवल के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसी से। आर्ट एंड कल्चर कहां का पढ़ोगे, एंशिएंट का पढ़ोगे, मेडिवल का पढ़ोगे, तो क्वेश्चंस वहां से लिंक करके आते हैं, एंशिएंट और मेडिवल। तो एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर तीनों मिक्स कर देते हैं, हालांकि पढ़ते अलग अलग हैं, पढ़ना आसान हो जाता है, स्टडी की कन्वीनियंस से अलग अलग पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि जब एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर में मेंस में क्वेश्चंस आएंगे तो वो पास्ट टू पास्ट लिंक पर आएंगे या फिर पास्ट टू प्रेजेंट लिंक पर आएंगे, पास्ट टू प्रेजेंट लिंक पर आएंगे। ये लिंकेजेस बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहां पे क्या कह रहे हैं कि उस समय का टेंपल स्कल्पचर उस समय की जानकारी कैसे देता है, पास्ट टू पास्ट लिंक। आओ, मेन कंट्रीब्यूशन गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का इंडियन हेरिटेज और कल्चर पे क्या रहा। इंडियन हेरिटेज और कल्चर तो आज है ना, उनका आज कंट्रीब्यूशन क्या है। सो पास्ट टू प्रेजेंट का लिंक आपको मिल रहा है। इवैल्यूएशन करो कि आज उनका क्या कंट्रीब्यूशन है चोला पीरियड और गुप्ता पीरियड के ऊपर। चोला पीरियड के ऊपर तो अभी बड़ी प्यारी सी मूवी भी आई हुई है PS1, अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिएगा, थोड़ा सा गूगल करके पढ़ के जाइएगा। हिस्टोरिकल मूवीज देख लिया करो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा तो एक अंडरस्टैंडिंग तो मिलेगी, कुछ कैरेक्टर्स पिक्चराइज होंगे। तो राजराजा चोल के ऊपर ये मूवी बनी है ना कि PS1 जो इसका पार्ट 1 है उसमें राजराजा चोल को तो अभी थ्रोन नहीं मिला है, तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट तो नहीं है। बेसिकली पार्ट 2 में हो सकता है बहुत अच्छा रोल हो सकता है राजराजा 1 का आए। तो चोल बहुत इंपॉर्टेंट थे, सदर्न किंगडम में बहुत ताकतवर किंगडम हुआ करता था चोल। तो चोलास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा चोलास कैसे हुआ करते थे। ये तो दिक्कत है हमारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स की कि चोला एम्पायर को कभी इंडियन हिस्ट्री में वो तवज्जो मिली ही नहीं है जो मिलनी चाहिए थी, ठीक है। बट चोला हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी होगी। इसके बाद देखिए लॉयन और बुल फिगर का क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन मैथोलॉजी में, आर्किटेक्चर में। ये क्वेश्चन 2022 के हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद भक्ति लिटरेचर और उसके कंट्रीब्यूशन को, रॉक कट आर्किटेक्चर और उनका सोर्स ऑफ नॉलेज, बुद्धिज्म इंडिया में एक पाला पीरियड में सिग्निफिकेंट फेज रहा, पाला पीरियड में बुद्धिज्म का, ये इन्यूमरेट करना है आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंडियन फिलॉसफी और ट्रेडिशन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया में मॉन्यूमेंट और आर्ट के डेवलपमेंट में। पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज जो है मेडिवल इंडिया के, वो उस समय की स्पिरिट को शो करते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देख रहे हो ना। इसके अलावा देखिए यहां पे इंडियन आर्ट और हेरिटेज को या इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफगार्ड करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे, 18 का क्वेश्चन है। चाइनीज और अरब ट्रेवलर्स के अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। भक्ति मूवमेंट में श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जो ओरिएंटेशन है, मतलब उसने एक नया ओरिएंटेशन दे दिया, नया स्वरूप दे दिया, उसको आपको डिस्कस करना है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो गुप्ता न्यूमिज्मेटिक आर्ट है उसमें जो एक्सीलेंस हमने देखी वो हमने बाद में नहीं देखी। तो गुप्तास के न्यूमिज्मेटिक आर्ट के बारे में आप उसकी एक्सीलेंस के बारे में बताओ। अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट जो था वो उस समय के फोक मोटिव्स को डिपिक्ट करता है और बुद्धिस्ट आइडियल्स को भी बताता है।
कृष्णदेव राय जो विजयनगर के राजा थे, वो ना केवल एक एकम्प्लिस्ड स्कॉलर थे बल्कि एक ग्रेट पैटर्न भी थे लर्निंग और लिटरेचर के लिए। तो आप विजयनगर एम्पायर के बारे में मेडवल इंडिया में पढ़ोगे डिटेल से, तो जब विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ोगे तो आप कृष्णदेव राय के बारे में भी पढ़ोगे। तो कृष्णदेव राय के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी देखना पड़ेगा। जो एंशिएंट सिविलाइजेशन रही इंडिया की, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो किस तरीके से इजिप्ट, मेसोपोटामियन और ग्रीस से अलग थी। मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखिए आए हुए हैं। पैरेलली यहां पर देखिए अर्बन प्लानिंग को इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में क्या इनपुट्स मिल रहे हैं उससे लिंक कर दिया गया है, वही पास्ट टू प्रेजेंट का लिंक। ये जो बातें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आपको केवल रॉ मटेरियल चाहिए, यू जस्ट नीड रॉ मटेरियल और आपका अपना रीजन फ्रेम कर दीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने जो चीजें पढ़ी हैं उनको बस उठाइए और यहां पे लिंक कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। कि 90 डिग्री पर सड़कें वहां पे काटी जाती थी, आज भी हमें दिखती हैं। पैरेलली एक चीज उस समय थी जो अभी यहां पे नहीं है, वहां पे कभी भी जो घरों का एंट्रेंस होता था वो मेन रोड पे नहीं होता था, पीछे की गली में होता था। आज ऐसा नहीं है, आज मेन एंट्रेंस लोगों का मेन सड़कों पर है और उस वजह से कितना कंजेशन होता है। वो इंडस वाले समझते थे, हमने नहीं समझा अभी भी, हमारे यहां भी यही होता है। तो हम क्या इनपुट्स ले सकते हैं, आपको यही सारी बातें मेंशन कर देनी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, गांधार स्कल्पचर, पैरेलली जो सूफी और मेडवल मिस्टिक थे, संगम लिटरेचर, तांडव डांस और चोला आर्किटेक्चर, इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये तो आप एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे गए। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो तो सबसे पहले तो 2022 से शुरू कर लो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। यहां पे पूछा गया कि अंग्रेजों के पास इंडियन सोल्जर थे, इंडियन रूलर्स के पास इंडियन सोल्जर्स थे, वो जीते, हम हारे, क्यों? जब आप पढ़ते हो ना ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट टू इंडिया, तो ब्रिटिशर्स मराठास से क्यों जीते, ब्रिटिशर्स फ्रेंच से क्यों जीते, आपको रीजन बताए जाते हैं, वहीं से आंसर निकल जाता है। आसान क्वेश्चन है। सिमिलरली सडन फमाइंस बढ़ क्यों गए मिड 18th सेंचुरी में, यह क्वेश्चन था। यह भी पूछा गया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग प्रोसेस रहा मिड 19th सेंचुरी से। मिड 19th सेंचुरी का मतलब यह है कि 1850 से उठाओ और मॉडर्न टाइम तक आओ। 1850 से जो रीऑर्गेनाइजेशन का काम हुआ उसको उठाओ, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को भी लिंक कर दो। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और जम्मू एंड कश्मीर से, मतलब तेलंगाना से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक लाके अपना आंसर कंप्लीट कर दो। तो इवोल्यूशनरी आंसर आपको यहां पे लिखना है। मैंने आपसे कहा कि कुछ आपको बेसिक चीजें मिलेंगी जो भी आंसर्स आप देखोगे हिस्ट्री और हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में कुछ बेसिक थीम मिलेगी। क्वेश्चन देखिए कहां से पूछे गए हैं। सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट, मॉडरेट्स, महात्मा गांधी, लॉर्ड कर्जन, नेशनल मूवमेंट, 1857 की अपराइजिंग, इंडियन रेनेसा, नेशनलिस्ट मूवमेंट, 1940s में जो पावर ट्रांसफर था वो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया, महात्मा गांधी के थॉट, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, मॉडरेट, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री, ये इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है इंडिया का उस समय नेशनल मूवमेंट का उससे एसोसिएटेड है। वुमेन्स क्वेश्चन, नए ऑब्जेक्टिव्स इमर्ज हुए 20th सेंचुरी के लास्ट समय में, कुछ नए विजन्स ऐड हुए, उस पर है। 1857 की अपराइजिंग, रोल ऑफ वुमेन, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के अप्रोच में डिफरेंस, कंपैरिजन पूछा जाता है। अगर ये सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच का अंतर पूछ रहे हैं तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बीच का अंतर क्यों नहीं पूछ सकते, सुभाष चंद्र बोस और अंबेडकर जी के बीच का अंतर क्यों नहीं पूछ सकते? तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट भले ना हो, नेचर रिपीट हो सकता है। अगर वो कंपैरिजन पूछ रहे हैं तो किसी का भी पूछ सकते हैं। आप 6, 7, 8 कंपैरिजन तैयार करके जाओ ना, आने दो क्वेश्चन, कहां से आ रहा है लिखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी जी के बिना इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट कैसा होता, बता दो। महात्मा गांधी जी को माइनस करो, बाकी सबको रख दो। सोशलिज्म कैसे स्ट्रांग हो जाता, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कैसे तेज हो जाती, जो यहां पर पूना पैक्ट है वो नहीं होता, बताओ। महात्मा गांधी को माइनस करो, बाकी सबको ऐड करके लिख डालो। वो महात्मा गांधी के अलावा जो बाकी की फोर्सेस है वो स्ट्रांग हो जाएंगी। सिंपल सा आंसर बनना था इसका। बट इसका मतलब यह है कि यूपीएससी ने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया। व्हाट आई मीन टू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर आपको यह आइडिया लग जाता है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है। हम ऐसे समझते थे पहले कि हिस्ट्री में जो हुआ है उस पर क्वेश्चन आएगा, नहीं भाई, जो नहीं हुआ है उस पर भी आ सकता है। वो हुआ होता तो क्या होता, मैं कह रहा हूं गांधी जी नहीं थे तो नहीं होते तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या होता, मैं कह रहा हूं सुभाष चंद्र बोस ना होते तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या होता, अंबेडकर जी ना होते तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या होता। सोच के जाइए ना, आर्गुमेंट फ्रेम करके रखिए, आपको पता चल जाएगा। अप्रोच करने का तरीका तो सेम है। महात्मा गांधी जी के सारे इनिशिएटिव्स माइनस करके बाकी सबको लिख दीजिए। अंबेडकर जी ना होते तो
अंबेडकर जी के इनिशिएटिव्स माइनस करके बाकी सबको लिख दीजिए, वो होता, बाकी सब जो हो रहा था वो तो होता ही। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन का नेचर आपको पता चल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में उन्होंने पूछ लिया, सारे बैटल्स पानीपत में क्यों लड़े गए, ये ज्योग्राफी के डोमेन में क्वेश्चन था, ज्योग्राफी को उन्होंने हिस्ट्री से लिंक कर दिया। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स की थी वो कैसी थी, नेवल म्यूटिनी, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। इंडियन वुमेन टॉर्च बियरर थी, कई सारे फॉरेनर्स ने कंट्रीब्यूट किया, लॉर्ड डलहौजी के ऊपर एक क्वेश्चन रहा। ओवरऑल जो मैंने आपको बताया वही चीज यहां पर आपको देखने को मिली होगी कि कुछ एक स्पेसिफिक एरिया रहा है क्वेश्चन के पूछे जाने का। महात्मा गांधी जी फेवरेट रहे हैं, नेशनल मूवमेंट फेवरेट रहा है, 1857 का रिवोल्ट, विमेन, गवर्नर जनरल, ये सारे एक स्पेसिफिक डोमेन है जहां से क्वेश्चंस आए ही आए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको बढ़िया तैयारी करके जानी है। मतलब अगर आप सिलेक्टिव स्टडी भी करना चाहो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो कि कहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाए। बाकी रॉ मटेरियल रेडी रखिए, रॉ मटेरियल तैयार है तो क्वेश्चन आप कहां से भी पूछोगे हम फ्रेम कर देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखो, यहां पर सीधे सीधे हैं, सीधे प्यार से पूछा गया है, ज्यादा लफड़ा नहीं किया गया है कि दो वर्ल्ड वॉर के बीच में डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम के लिए क्या चैलेंजेस थे, बताओ चैलेंजेस। इंटरवॉर पीरियड में हिटलर और मुसोलिनी आए, फासिज्म आया, क्या चैलेंजेस डेमोक्रेटिक सिस्टम को लिख दो। फाइनली अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मॉडर्न वर्ल्ड का फाउंडेशन कैसे तैयार किया। आपको एक्चुअली में आउटकम लिखना है, आप आउटकम लिखो फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन का, दैट्स इट। आपको दोनों रेवोल्यूशन का आउटकम मत पूछा जा रहा है, और जब भी आप रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो आउटकम तो पढ़ोगे ही, सीधा क्वेश्चन है ये। इंडेंजर्ड लेबर कैसे इंडिया से बाहर की कॉलोनीज में ले गए और क्या वो अपना कल्चर प्रिजर्व कर पाए। डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन आपके सिलेबस में सीधे सीधे लिखा गया वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आप तो पढ़ते हो उसको। तो यहां पे एक बार मलाया पेनिनसुला में डीकोलोनाइजेशन पूछा गया और दूसरा वेस्ट अफ्रीका में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल उन्होंने पूछा है। तो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का मतलब डीकोलोनाइजेशन ही है, कैसे उन्होंने खुद को डीकोलोनाइज किया। तो ये डीकोलोनाइजेशन के ऊपर दो क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, बड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये। और जर्मनी किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल था दोनों वर्ल्ड वॉर के लिए, तो वर्ल्ड वॉर के कॉजेज में जर्मनी का रोल ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री के सिंपल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम भी आते हैं और जो आते हैं वो इजी होते हैं, आराम से हो जाते हैं। अगर हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा दैट विल बी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मैं सीधा बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और आर्ट एंड कल्चर का वेटेज है 2 से 3 क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेगा, 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेगा। तो उसको तो आपको पढ़ना है एकदम बढ़िया से, क्योंकि वही आपको परेशान करेगा, वहीं पर आपकी एक्यूरेसी गिरेगी। हिस्ट्री में और कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आपकी एक्यूरेसी गिराए, आपकी एक्यूरेसी सिर्फ आर्ट एंड कल्चर गिराएगा। तो अगर आर्ट एंड कल्चर पे आपने ग्रिप बना ली, होल्ड बना लिया, तो बस काम हो गया। मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो मतलब कहानियां हैं, कहानियों में आर्गुमेंट्स ब्लेंड किए, इंफॉर्मेशंस ब्लेंड की, तैयार कर लिया। ठीक है, देख लीजिए यहां पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के बारे में, सुएज कनाल के ऊपर क्वेश्चन है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1930s में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अफ्रीका को कई सारे हिस्सों में जो चॉप किया गया, इकोनॉमिक रिवोल्ट जो मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट में हुआ, ये सारे क्वेश्चंस भी हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, निहायती सीधे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। हालांकि क्वेश्चंस बहुत लंबे समय तक पूछे भी नहीं गए, इसमें बड़ा गैप के बाद फिर क्वेश्चन पूछा गया, बट जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत सिंपल पूछे गए। जैसे भूदान और ग्रामदान मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव, सीधा ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, मतलब सीधा ऑब्जेक्टिव, घुमाया भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव बताओ ना। जय जवान जय किसान स्लोगन का इवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस, सीधा क्वेश्चन। मौलाना अबुल कलाम आजाद का कंट्रीब्यूशन, ताशकंद एग्रीमेंट किन सिचुएशंस में हुआ, ऐसे कौन से रीजंस थे कि इंडिया ने डिसिसिव रोल प्ले किया बांग्लादेश के इमरजेंस में, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या रही इंडियन पर्सनल स्टेट्स के इंटीग्रेशन में, तो क्या प्रॉब्लम फेस की गई, क्या इश्यूज फेस किए गए, सीधे सीधे क्वेश्चंस पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी पूछे गए हैं। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया हिस्ट्री का प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्या चीजें जरूरी हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, हमने उन एस्पेक्ट पे भी बात करी ली है। अब इसके बाद हम लोग जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया तरीके से प्यार से हिस्ट्री को पढ़ लेंगे और उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।